हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके पास आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये पढ़ना चाहेंगे कि एग्जैक्टली बायोमॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं। बायोमॉलिक्यूल जैसे आपने नाम सुना ना, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का नाम तो सुना होगा। न्यूक्लिक एसिड भी आपने 9th-10th में आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लाइफलेस होते हैं, इनकी कोई लाइफ नहीं होती। लेकिन जब ये ज्वाइन करते हैं ना, तो ये लाइफ का ओरिजिन इनके बेसिस पे होता है। लाइफ ही इनसे बनती है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर बायोमॉलिक्यूल जो हैं ज्वाइन कर जाएं तो वो ज्वाइन करके क्या करते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। या ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑर्गन्स के बने होते हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज के बने होते हैं, टिश्यू सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। और सेल्स से ऑर्गेनेली भी बनते हैं, और ऑर्गेनेली जो है वो बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है। तो जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है इसके कई हिस्से हैं। जैसे पार्ट 1 आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये 2-3 लेक्चर में फिनिश होगा, जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमने न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ना है। फिर हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है और इनकी एक एग्जाम्पल देनी है। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में अकर करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ये इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट रोटेट करते हैं, और एल्डिहाइड नहीं होगा तो कीटोन हो जाएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमने इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लासिफिकेशन है जो कार्बोहाइड्रेट्स की, ये फर्स्ट है मोनोसेक्राइड्स। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं होती। और जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बाकी अल्कोहल्स होते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इनको, मोनोसेक्राइड को, एल्डोजिस कह देते हैं। लेकिन अगर उसमें एल्डिहाइड की बजाय मोनोसेक्राइड में कीटोन ग्रुप है तो उनको कीटोसिस कहते हैं। और इनमें टोटल कार्बन का नंबर जो है वो 6 तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 तक हो सकता है। गॉट इट बच्चा? एग्जाम्पल है राइबोस, फॉर्मूला C5H10O5, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। अब आप कहेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला एक जैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, और लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 होता है। और इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद, मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस जो है
वो होने के बाद हमें सिंपलर मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन का दूसरा हिस्सा है ओलिगोसैकेराइड्स। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेके 9 तक मोनोसैकेराइड्स मिल जाते हैं। तो इसमें है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिल जाते हैं और इसकी एग्जांपल है सुक्रोज, शुगर, माल्टोस, लैक्टोज। फार्मूला ये सारे शुगर्स हैं। फार्मूला सबका सेम है C12H22O11, पर स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होगा। यानी सुक्रोज का स्ट्रक्चर माल्टोस से डिफरेंट होगा, माल्टोस का स्ट्रक्चर जो है लैक्टोस से डिफरेंट होगा। माल्टोस जो है माल्ट में फाइंड आउट की जाती है, लैक्टोस जो है मिल्क में फाइंड आउट की जाती है, सुक्रोज जो है फ्रूट्स में और शुगर केन में प्रेडोमिनेंटली फाइंड आउट की जाती है। ट्राइसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H32O16 है और इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 3 डिफरेंट या 3 एक जैसे मोनोसेक्राइड मिलते हैं। एग्जाम्पल एक ही याद कर लो, रेफिनोस। टेट्रासेक्राइड, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूली है C24H42O21 और इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 4 मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड के मिलते हैं। गॉट इट? और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पॉलीमेरिक हैं और यानी कि इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल जाते हैं और इनका जनरल फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एन जो है, एन का नंबर जो है वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, सो ऑन। यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं। नाम आपने ये सुने हुए हैं सारे, स्टार्च का नाम सुना हुआ है, प्लांट सोर्सेज से मिलता है, सेलुलोज, साग, या प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ग्लाइकोजन मक्के के अंदर स्टोर होता है, ये फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड एंड फाइनली पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट, अब हमें पता चल गया कि मोनोसेक्राइड जो हैं जो डाइसेक्राइड जो हैं वो शुगर्स होते हैं। तो हमें बताना है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। आपने ऑफ लेट एल्डिहाइड एंड केटोन का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। जो शुगर टॉलन रेजेंट फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। जो टॉलन रेजेंट फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ठीक है, इनके बाकी सो फार एज़ रिएक्शन है ना, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। वैसे इनके रिएक्शन वैसे ही होंगे जैसे हमने एल्डिहाइड के चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन हमारे इस लेक्चर में तो नहीं, उससे अगले लेक्चर में ये वाले रिएक्शन भी आपको के मोनोसेक्राइड्स या जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं जो वो कैसे टॉलन रेजेंट फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, वो सारा मतलब उसमें है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ये टॉलरेंट रेजेंट फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल याद करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी और रिड्यूसिंग शुगर में भी। जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डैक्स्ट्रीन, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। बस एक ही डाइसेक्राइड है एक्सेप्शनल, ये
जो आपका सुक्रोज़ है, ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये डाइसैकेराइड है। जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं, वो सारे रिड्यूसिंग में आ जाते हैं। लेकिन एक डाइसैकेराइड सुक्रोज़ ऐसा है, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। क्योंकि जिस ग्रुप ने टॉलरेंट एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करना होता है, सुक्रोज़ में वो ग्रुप अवेलेबल नहीं होता कि वो टॉलरेंट एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके। आई एम श्योर कि ये नॉन मेडिकल के बच्चों को बायोलॉजी का ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लग गया होगा। आगे हमने एल्डोपेंटोज़ और एल्डोहेक्सोज़, एल्डोपेंटोज़ की एग्ज़ाम्पल इरेबिनोज़ है और एल्डोहेक्सोज़ की एग्ज़ाम्पल मैंने ग्लूकोज़ ली है। तो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताने हैं। ओपन चेन 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इनके, एक ओपन चेन होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है एल्डोपेंटोज़ का, एल्डोहेक्सोज़ का, एक तो मुझे वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है और साथ में ये भी बताना है कि इनमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन आपने अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा था ना कि जिस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों तो उनको कायरल कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए आप, इसको मैं स्टार दे देता हूँ। इस सी के साथ एच लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे ओ एच लगा है, नीचे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इतना बड़ा, ऊपर ये वाला ग्रुप लगा है। मतलब इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है। इसके राइट साइड पे ओ एच है, लेफ्ट साइड पे एच है, ऊपर ये सारा ग्रुप है, नीचे ये सारा ग्रुप है, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। ठीक है। फिर ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन हैं। तो जितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं अ, उससे उनके उतने आइसोमर्स जो हैं वो बन जाते हैं। उसके लिए फ़ॉर्मूला है 2 की पावर n। तो n जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, 2 की पावर 3। ठीक है? तो ये हमारे पास 8 इसके आइसोमर्स आ जाएँगे। ग्लूकोज़ में एक एसिमेट्रिक कार्बन, दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन, तीसरा एसिमेट्रिक कार्बन, चौथा एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहाँ पे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4। तो ये कितने आपके पास जो हैं आइसोमर्स आ जाएँगे? 16 आ जाएँगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो ये अगले पेज पे लिखा भी हुआ कि जो एल्डोपेंटोज़ था उसमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन थे और उसमें 8 ऑप्टिकल आइसोमर थे और एल्डोहेक्सोज़ में 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और उसमें 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ लग गया होगा कि कायरल कार्बन कैसे सर्च करने हैं। आपने देखना है कि कार्बन के साथ जो अगर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन थे और जो रेबिनोज था यानी कि एल्डोपेंटोज था उसमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन थे और उसमें 8 ऑप्टिकल आइसोमर थे। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस? ओके। अब हमने एविडेंसेस देने हैं कि बताइए कि जो ग्लूकोज है उसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें 5 हाइड्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, 5 अल्कोहल हैं और एक एल्डिहाइड है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके बताना है, रिएक्शन से प्रूफ करके बताना है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 जो हैं अल्कोहल होते हैं। क्योंकि आप ये ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ग्रुप है CHO, ये कौन-सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है और OH 1, 2, 3, 4, 5।
तो वो कहता है कि इसको प्रूफ करके बताइए कि वाक़ई ही ग्लूकोज़ का जो स्ट्रक्चर है, वो ये होता है। डी के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा। ये मैं चैप्टर के लास्ट कंक्लूडिंग पोर्शन में, चैप्टर नहीं, कार्बोहाइड्रेट के कंक्लूडिंग पोर्शन में आपको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूँगा। ठीक है? या अभी आगे बता सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज़ जो है, उसको डिस्कस कीजिए। मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला ग्लूकोज़ का जो फाइंड आउट किया गया C6H12O6 है। तो चलो ये तो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है ग्लूकोज़ का, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जो है वो प्रेज़ेंट हो। ग्लूकोज़ के स्ट्रक्चर को ऐसे भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 ग्रुप जो हैं अल्कोहल के CH के साथ लगे होते हैं। लास्ट वाले को इसके साथ नहीं मिक्स किया, 5 नहीं किया बिकॉज़ इसमें CHOH होता है और ये टर्मिनल पोज़ीशन पे है, तो ये CH2OH है। पर टोटल 5 एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल ग्रुप इसमें प्रेज़ेंट हो गए। अब आप याद कीजिए, एल्डिहाइड के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, ये एल्डिहाइड है और ये जब HCN के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है? और उसके ऊपर जब ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो डेफ़िनेटली इस कार्बन के ऊपर पॉज़िटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिव चार्ज पे साइनाइड का नेगेटिव पार्ट अटैक कर देगा और ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पे H अटैक कर देगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? CHOHCN। तो अब HCN के साथ रिएक्शन है, तो HCN एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। CH, ये CH हो गया, CN हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ और ये OH है, ये OH हो गया। तो इसका नाम अगर ग्लूकोज है तो इसको ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ग्लूकोज जो है HCN के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। आप कहेंगे सर आप ये नाम ऐसे ले ही जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं इनके नाम। तो बच्चे हमने एल्डिहाइड के चैप्टर में जो एल्डिहाइड था उसका रिएक्शन HCN के साथ भी किया था, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी किया था, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी किया था। और अगर HCN के साथ रिएक्शन होता है तो साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। NH2OH के साथ ये आगे रिएक्शन है, NH2OH के साथ तो ऑक्साइम्स मिल जाते हैं और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें फिनाइल हाइड्राजोन या आपको मैं शो करता हूँ फिनाइल हाइड्रोजन जिन अगर 3 रिएक्ट करें तो ओसाज़ोन, ग्लूकोसाज़ोन जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले HCN का रिएक्शन मैंने शो कर दिया, तो मुझे ग्लूकोज़ ही रह गया और उसमें साइनाइड और H ऐड हो गया, तो डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हो गया। अब हाइड्रोक्सिल अमीन है, बहुत सिंपल है, ये जो H है, ये O के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो CH है, ये डबल बॉन्ड O है ना? तो ये H2O के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये डबल बॉन्ड तो रह गया, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और ये NOH लग गया। बाकी पार्ट को हमने टच नहीं करना क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमीन सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें ग्लूकोज ऑक्सिन जो है वो मिल गया। मैंने बड़े आराम से और प्यार से ये रिएक्शन आपको करवाया है, तो मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। उसके बाद फिर से ये वाला जो CHO है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ।
तो ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल के साथ। आगे चल के 3 के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वो एमसीक्यूज़ के लिए है। तो H2 और O रिएक्ट करके वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे, तो CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 बन जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट है। ठीक, यू गॉट इट बच्चा? ओके। उसके बाद हमारे पास हमने जो अगला रिएक्शन करना है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करना है। तो एसिटिक, ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट है। ये जो हमने पहला रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किया, दूसरा हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, तीसरा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, और ये तीसरा जो है हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO O COCH3। ठीक है, तो इसके 5 मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। अब ये एल्डिहाइड के साथ नहीं रिएक्ट करते, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अल्कोहल कितने हैं टोटल? OH 4 हैं, OH 5 हैं। तो इसमें से जो CH3COO पार्ट है, सब में से एक H लेके 5 एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाएगा। और जो यहाँ पे CH3COO और यहाँ से सिर्फ H और H लेके 5 एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह गया? CHO। CHO के साथ क्या लग गया? CO। CHO के साथ लग गया CO, फिर ये CH3, और ये 4 थे, ये 4 हो गए, और यहाँ पे भी ऐसे। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। अब ये जो थर्ड रिएक्शन है ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और पीछे जो रिएक्शंस करे थे हमने हाइड्रोजन साइनाइड के और हाइड्रोक्सिलमीन के और फिनाइल हाइड्रोजन के, वो प्रूफ करते थे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें ये क्लैरिटी के साथ पता चल गया कि जो ग्लूकोज है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 अल्कोहल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए एक और रिएक्शन है। अगर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, उसको इजीली ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ब्रोमीन वाटर जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ये हमने ब्रोमीन वाटर की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड वाले हैं। तो ये ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि टर्मिनल पोजीशन पे या ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप पक्के तौर पे प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं और टोटल कार्बन 6 होते हैं। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि वाकई ही इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस रिएक्शन से। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि एल्डिहाइड टर्मिनल होता है और अल्कोहल टर्मिनल होता है, हमें कैसे पता चला? हमने ग्लूकोज को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड को तो वीक से वीक इवन के ब्रोमीन वाटर भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और जो टर्मिनल पोजीशन पे अल्कोहल है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि इसमें ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड और एक ग्लूकोज होता है। तभी हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आया जिसका नाम सैकरिक एसिड था। सैकरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज से इंटायरली डिफरेंट है, और उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पोजीशन पे और 4 अल्कोहल जो हैं बीच में होते हैं। एक ग्लूकोनिक एसिड होता है। ये ग्लूकोज से सेपरेट डिफरेंट होता है।
इसमें भी CH2OH यानी कि OH टर्मिनल पोजीशन पे होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें एल्डिहाइड की जगह ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में बस एक ही फ़र्क है। ध्यान से देखिए, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। ये CHO है, ये COH है। CHOH4, CHOH4, CH2OH, CH2OH। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अ, इसमें ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज में सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक है, और लेकिन बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। अब हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि एल्डिहाइड इसमें होता है, तो हम ग्लूकोनिक एसिड को कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाकई ही टर्मिनल पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमने ये बताना है कि ग्लूकोज की जो कार्बन एटम की चेन है, 6 कार्बन की बनी होती है और वो स्ट्रेट कार्बन की चेन होती है। तो ग्लूकोज की जब रिडक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हमें 6 कार्बन जो हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, और ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। सारे एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है मतलब, और सारे अल्कोहल रिड्यूस होके वहाँ पे एच एच लग जाता है और एन हेक्सेन मिल जाता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज में वाकई ही 6 कार्बन है। अब कंक्लूजन पता क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड होता है, 5 अल्कोहल होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और फॉर्मूला इसका C6H12O6 होता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ओके। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब मैंने शुरू में बताया था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो जो ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसका रिएक्शन हमने टॉलन रेजेंट्स और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ बताना है। ये हम एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ब्रीफ में। ये टॉलन रेजेंट है। तो ग्लूकोज टॉलन रेजेंट को रिड्यूस कर देता है सिल्वर मिरर में। आपको बताया था कि इनको वार्म करने पे या हीट करने पे स्लाइटली कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बोक्सिलेट ग्रुप में। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और टोलन रेजेंट की रिडक्शन उन्होंने सिल्वर मिरर में कर दी, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें अमोनिया की एवोल्यूशन होती है और लिबरेशन होती है अमोनिया गैस की, और सिल्वर हो जाती है टेस्ट ट्यूब की वॉल्स जो है ना, अंदर से सिल्वर कलर के शाइनिंग मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को, और हमें देखने में वो सिल्वर मिरर की तरह लगता है। इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। और ग्लूकोज जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्यूप्रिकॉइन और 5 हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है। तो ये ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बोक्सिलेट ग्रुप में। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कॉपर क्यूप्रिक जो है उसके रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रिक ऑक्साइड के मिल जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है। अच्छा, ये जो 7th क्वेश्चन है ये आपने सिर्फ MCQs के लिए करना है। इसमें बताया गया कि डी ग्लूकोज, डी के बारे में मैं अभी बाद में बताता हूँ, कि अगर ये 3 फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन मिलता है। ये सिर्फ आपने MCQs के लिए करना है। ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आई होप
दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। थोड़ा सा और मैं करवा दूं आपको। ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल और अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, इनके रिएक्शन है। तो ग्लूकोज जब मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज का H और मिथाइल अल्कोहल का OH रिएक्ट करके मिथाइल ग्लूकोसाइड और वाटर दे देते हैं। ये रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में होता है। और ये जो रिएक्शन है विद अल्कली, ये सिर्फ MCQs के लिए आपने करना है। इसमें बताना है कि डी ग्लूकोज को अगर आप अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, डी मैंने अभी तक नहीं बताया। तो जब हम ग्लूकोज को कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज पहले येलो कलर का हो जाता है, फिर ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर रेजिनिफाई कर जाता है। रेजिनिफाई मतलब कि उसके रेजिन्स बन जाते हैं, मतलब थोड़ा सेमी सॉलिड सा हो जाता है। और ग्लूकोज फ्रक मेनोज में कन्वर्ट हो जाता है और उधर से डी फ्रक्टोज के साथ, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज दोनों ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर मेनोज बना देते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडेज लेक्चर इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। अब मैं आपको डी का मतलब बता दूंगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसके फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, OH राइट हैंड साइड पे सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट पे, थर्ड पे चेंज हो जाता है, फोर्थ पे फिर राइट हैंड साइड पे, फिफ्थ पे फिर राइट हैंड साइड पे, सिक्स्थ पे फिर राइट हैंड साइड पे। क्या? अल्कोहल। और यहां पे अल्कोहल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आपने इसको कैसे याद करना है? पहले आप लिखेंगे CHO, ये फर्स्ट कार्बन है। फिर आप राइट हैंड साइड पे OH लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे H लिखेंगे। फिर ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे H लिखिए। ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे OH H, फिफ्थ कार्बन पे OH H, सिक्स कार्बन पे CH2OH। राइट? तो ये मैंने सिंप्लीफाइड करके और आपको बता दिया। सारे के सारे अल्कोहल आपके किस तरफ हैं? राइट हैंड साइड पे हैं। और सिर्फ थर्ड कार्बन पे जो अल्कोहल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। अच्छा, अब ये 6 कार्बन हैं, तो पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा हुआ? सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन को क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट पोजीशन। अगर पेनल्टीमेट पोजीशन पे OH राइट हैंड साइड पे हो तो इट इज कॉल्ड डी। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, आगे चल के और डिटेल में आएगी। और अगर ये फिफ्थ कार्बन पे OH लेफ्ट पे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एल, कैपिटल एल। ठीक है, ये इसका स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जो हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था। स्मॉल डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको प्लस साइन से लिखा जाता है। स्मॉल एल स्टैंड फॉर
लीवो रोटेटरी, इसको माइनस से लिखा जाता है। कैपिटल डी का मतलब ओ एच ऑन राइट हैंड साइड ऑन penultimate carbon, and capital L OH on left hand side on penultimate carbon। ये आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। कॉटेड बच्चा, ये मैं नोट्स में इसकी जो है ये आपको पहले से ही पता है, ये हमने आगे चल के और डिटेल में बता देना है। तो इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। गॉट इट बच्चा? ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। मतलब ये आपको वो नहीं आएगा इसका, क्या कहते हैं, मतलब पूरा व्हाट यू से कि जैसे आपको पीडीएफ फाइल आती थी, इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल नहीं आएगी, क्योंकि जब ये हाथ से नहीं लिखोगे आपको ये आएगा नहीं। तो ये होमवर्क आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? सो विद दिस वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बच्चा, हैव अ ग्रेट डे।